Hello everyone. Welcome back to the vocabulary session of Legit Prep. I hope you all are doing absolutely amazing. And I'm so glad to have you all back with another exciting vocabulary session. In our previous classes, we have already covered the earlier letters and today we are going to master the letter E. Now, let me tell you something. Learning vocabulary is not about memorizing difficult words or cramming long definitions. It's about understanding the idea behind the word. Once you connect a word with a story, a memory trick, or a real life situation, it stays with you for a very long time. I want all of you to stay active throughout the session. Whenever I ask a question, pause the video for a second and think about the answer yourself. That's how you learn much faster. Alright then, keep your notebook and pen ready because today's words are extremely important from your examination point of view. So, without wasting any more time, let's begin with our very first word. तो हमारा पहला वर्ड है इम्यूलेट. सबसे पहले मेरे साथ प्रोनाउंस कीजिए इम्यूलेट. वेरी नाइस. अब देखिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ. ऐसा कोई पर्सन है जिससे देखकर आपको लगता हो यार मुझे इनकी जैसा बनना है. हो सकता है वो कोई जज हो, कोई लॉयर हो, आपके पेरेंट्स हो या फिर आपके घर में कोई हो, है ना. अब अगर आप उनकी हेयर स्टाइल कॉपी कर रहे हैं वो बात अलग है. वी आर नॉट गोइंग ऑन दैट सब्जेक्ट. लेकिन अगर आप उनकी डिसिप्लिन, हार्ड वर्क और डेडिकेशन को फॉलो कर रहे हैं ताकि आप भी वैसे सक्सेसफुल बन सकें, उसको कहते हैं इम्यूलेट. व्हाट डू वी से? वी से इम्यूलेट. ओके, सो रिमेंबर इम्यूलेटिंग क्या है? इम्यूलेटिंग समवन इज अ पॉजिटिव थिंग. इट इज़ नॉट ब्लाइंड कॉपिंग. क्या होगा? ये ब्लाइंड कॉपिंग नहीं होता है. किसी को ब्लाइंडली फॉलो करना वी डोंट डू वाइल वी इम्यूलेट. ओके, इट इज़ लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट. अब इसको याद कैसे रखें? तो देखिए इम्यूलेट सुनने में आपको कैसा सुनाई दे रहा है? व्हेन यू आर प्रोनाउंसिंग, डज इट साउंड लाइक इमिटेट? इम्यूलेट, इमिटेट. अब इस वर्ड को ऐसे याद रखिए कि जब हम इमिटेट को किसी चीज़ की इम्प्रूवमेंट के लिए करते हैं, इमिटेट फॉर इम्प्रूवमेंट, तो वही आपका बन जाता है इम्यूलेट. राइट. अब आप इसको ऐसे देखिए कि ये एक वर्ब है. टू इमिटेट और फॉलो समवन्स एक्शंस और क्वालिटीज टू अचीव द सेम सक्सेस. अब इसको मैं आप एक को एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी. यंग लॉयर्स often emulate the courtroom style of renowned advocates. अगर आप लॉ के फील्ड में जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपके कोई कोई आइडॉल होंगे. आप किसी को देखते होगे जिनकी लेक्चर्स आपको अच्छे लगते हों, जिनका वे ऑफ स्पीकिंग आपको अच्छा लगता होगा. सो व्हाट यू विल डू? यू विल इम्यूलेट. एंड व्हाई यू आर डूइंग दैट? फॉर योर इम्प्रूवमेंट. ओके, सो आप, आई होप this word is clear to everyone. And don't confuse this word with copy. Copy karna is not equal to emulate. One is mindless imitation while the other is learning for self improvement. Clear है? अब इसके synonyms और antonyms check करते हैं. Imitate, copy, mimic, follow. ये जो copy हमने बताया वो copy आप इसको किसी अच्छे चीज़ के लिए कर रहे हो, फॉर योर सेल्फ इम्प्रूवमेंट. ओके. एंटोनिम्स इग्नोर, निग्लेक्ट, डेविएट. राइट. चलिए एक बार आप मेरे साथ रिपीट कीजिए. इम्यूलेट का मतलब होता है या फिर इम्यूलेट मीन्स टू फॉलो समवन्स गुड क्वालिटीज इन ऑर्डर टू बिकम लाइक देम. एक्सेलेंट. चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं. सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है एपिटोम. एपिटोम इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? एपिटम. ओके. जो बहुत लोग आप ना इस वर्ड को सुनोगे तो दे प्रोनाउंस एज एपिटोम. इट्स नॉट एपिटोम, इट्स एपिटमी. ओके. और एपिटमी एक नाउन होता है, अ पर्सन और थिंग दैट परफेक्टली रिप्रेजेंट्स द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ क्वालिटी और टाइप. अब मुझे बताइए, मैं अगर आपको ये बोल दूं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वॉज द एपिटम ऑफ सिंप्लिसिटी,
इसका मतलब क्या हुआ? क्या वो सिंपल थे? हाँ, लेकिन सिर्फ सिंपल नहीं थे, वो सिंप्लिसिटी के परफेक्ट एग्जाम्पल थे। तो कहीं भी आप परफेक्ट एग्जाम्पल आपको कहीं मिले तो यूज़ द वर्ड एपिटम, ओके? परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, बस यही होता है किसी भी क्वालिटी का बेस्ट या परफेक्ट एग्जाम्पल। अब सोचिए किसी कंपटीशन में गोल्ड मेडल किसे मिलता है? जो सबसे बेस्ट होता है। बस वैसे ही एपिटम मीन्स द बेस्ट एग्जाम्पल, ओके? जैसे कि आप कह सकते हो कि शी इज़ द एपिटम ऑफ ऑनेस्टी, मतलब ऑनेस्टी की परफेक्ट एग्जाम्पल है वो लड़की। So whenever you hear the word epitome, immediately think of perfect example, right? Now let's see the sentence. Her dedication made her the epitome of integrity and compassion, right? Synonyms आप देखो, embodiment, ideal. Antonyms देखो, antithesis, opposite, exception. I hope this is clear to everyone. Now let's move to our next word. Our next word is elated. अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ या फिर एक सिचुएशन आपसे पूछती हूँ। सोचिए आपका जीएमआई का कल रिजल्ट आया और स्क्रीन पर लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर सेलेक्टेड। उस वक्त आप सिर्फ हैप्पी होंगे? टेल मी दिस, बस खुशी, नॉर्मल सी, अच्छा हो गया। दिस इज़ नॉट द एटीट्यूड। आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। इसी फीलिंग को कहते हैं इलेटेड, मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी, ओके? अब एलेटेड को मैं इसका आपको एक मेमोरी ट्रिक बताऊंगी कैसे याद रखना है। एलेटेड को हमेशा ना आप एलिवेटेड से कनेक्ट करो, ओके? इसको एलिवेटेड, आई होप सबको पता होगा कि एलिवेटेड का मतलब क्या होता है। जब आप बहुत खुश होते हैं आपका मूड क्या होता है? एलिवेट हो जाता है, एस्केलेट हो जाता है। इसीलिए जब भी एलेटेड सुनो तो इसको कनेक्ट कर लो एलिवेटेड के साथ। एग्जाम्पल मैं आपको कह सकती हूँ कि द स्टूडेंट्स वर एलेटेड आफ्टर रिसीविंग देयर एडमिशन लेटर्स। रिमेंबर, हैप्पी इज़ एन ऑर्डिनरी इमोशन। आप नॉर्मल चीज़ों में हैप्पी को यूज़ कर सकते हो, बट एलेटेड जो होता है वो एक्सप्रेस तब करते हैं जब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैप्पीनेस हो, एंड यूज़ इट फॉर स्पेशल मोमेंट्स। डोंट नॉर्मलाइज दिस वर्ड, इट्स अ ब्यूटिफुल वर्ड। ये एक एडजेक्टिव है। एक्सट्रीमली हैप्पी एंड फिल्ड विद ग्रेट जॉय, यूजुअली फ्रॉम सक्सेस और अ प्लेजेंट इवेंट। सिनोनिम्स आप देखो, ओवरजॉयड, डिलाइटेड, jubilant. एंटोनिम्स देखो, डिजेक्टेड, मिजरेबल, ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब होता है अनहैप्पी, ठीक है? आपको जो जो मैं बताते जा रही हूँ वो साइड वाइज आप कॉपी में नोट डाउन करते रहना, ओके? वंडरफुल। नाउ लेट्स मूव टू आवर फोर्थ वर्ड, दैट इज ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट गाइज अगेन नाउन है। अब सबसे पहले इस वर्ड को आप देखिए, ईगोटिस्ट। इसके अंदर ही आपको क्या मिल रहा है? एक वर्ड ईगो। क्या मिला? ईगो। अब मुझे बताइए, क्या आपने कभी किसी ऐसे लोग देखे हैं जो हर वक्त सिर्फ अपनी ही तारीफ करते रहते हैं? मैं बेस्ट हूँ, मुझे सब आता है, एंड मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। ऐसे लोग होते हैं ना, उन जैसे लोगों को क्या बोलते हैं? ईगोटिस्ट। मतलब एक ऐसा इंसान जो खुद को ही सबसे इम्पॉर्टेंट समझता हो। अब इसको आप ऐसे याद रखना, एक मेमोरी ट्रिक है, ईगो प्लस टेस्ट क्या बन गया? ईगो टेस्ट। ऐसा इंसान जिसके अंदर बहुत ही एडमेंट ईगो हो उसको बोलते हैं ईगो टेस्ट, जिसका ईगो बहुत बड़ा हो, ठीक है? सो लेट्स चेक द सेंटेंस। ही वॉज नोन एज एन ईगोटिस्ट हु नेवर वैल्यूड अदर्स ओपिनियन। क्योंकि उसको उसकी अकॉर्डिंग वो तो बेस्ट है, तो वो दूसरे की वैल्यू या फिर दूसरे की स्टेटमेंट्स को वो कंसिडर ही नहीं करेगा। So a person who constantly thinks about themselves and believes they matter more than others. So never be egotist. Okay, guys, confidence is good, but arrogance is not. जो egotist, the people who are egotist, they often lose people's respect because of excessive self-importance. आप खुद को center of attraction मान लेते हो. So I hope the difference is clear. So let's move to the synonyms. Narcissist, okay, booster, braggart. Then antonyms are altruist, humble person,
modest person. Okay, I hope this is clear to everyone. Let's move to our next word. Our next word is epilogue. अब मुझे आप एक बात बताइए, इसको एक मूवी से समझते हैं. फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद अ मूवी, क्योंकि आप लोगों में बहुत से लोग हैं जो बुक्स को बहुत कम रीड करते हैं, बट यू शुड बी रीडिंग. ओके, एपीलॉग जो होता है आपका, गाइस पहले मत बता दो कि ये नाउन है. आपने कभी मूवी की सिचुएशन में आप इसको इमेजिन करो कि आप कभी ये नोटिस किए हो कि मूवी ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी कभी कभी स्क्रीन पर लिखा आता है 5 years later, और फिर बताया जाता है कि कैरेक्टर्स की लाइफ में आगे क्या हुआ. देर आर मैनी मूवीज़. आप स्त्री मूवी देखे होगे, उसमें होता है कि 5 years बाद या फिर आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम कैरेक्टर्स के साथ क्या होता है, या फिर उस मूवी का नेक्स्ट पार्ट आने वाला रहता है, तो उसकी हल्की सी आपको झलक स्क्रीन पे दिखाई जाएगी. सो उस एंडिंग सेक्शन को कहते हैं एपीलॉग. ठीक है, अब इसको मेमोरी ट्रिक से याद रखना. एक वर्ड आप पहले से जानते होंगे या फिर नहीं जानते हैं तो इसको नोट डाउन कर लीजिए. इट्स कॉल्ड प्रोलॉग. ठीक है, स्टोरी की बिगनिंग. स्टोरी की क्या हो गई? बिगनिंग. इसको क्या बोलते हैं? प्रोलॉग. अब स्टोरी का जो एंडिंग सेक्शन होगा उसको बोलते हैं एपीलॉग. जस्ट द ऑपोजिट. यानी कोई भी स्टोरी है, आप कोई भी नॉवेल पढ़ते हो, कोई भी बुक पढ़ते हो, तो जो नॉवेल का जो स्टार्टिंग की प्लॉट होते हैं, जो आपको डिस्क्राइब करते हैं कि कौन कौन कैरेक्टर्स हैं, स्टोरी किसके बारे में है, वो आपका हो गया प्रोलॉग. और जब एंडिंग होता है, मान लो आप कोई ट्रेजेडी नॉवेल पढ़ रहे हो, तो उसमें जो कैरेक्टर है उसके साथ क्या हमाशा होता है या फिर किस तरीके का सिचुएशन होता है, वो जो एंडिंग स्टोरी होती है ना, उसको कहते हैं एपीलॉग. कभी कंफ्यूजन नहीं होंगे. अब एग्जाम्पल आप इसको देख लो कि द नॉवेल्स एपीलॉग रिवील हाउ द कैरेक्टर रीबिल्ड देयर लाइव्स. सो इफ यू आर अ पर्सन हु इज़ अ वेरी गुड रीडर, this is a must known term. It is also asked in reading comprehension and literary questions. आपको आरसी में ये चीज़ बहुत ज़्यादा मिलेगा. Okay, so it can come up in your paper like a question that in the epilogue section what does the author tries to convey. ऐसे तो आपको अगर एपीलॉग का मतलब ही नहीं पता रहेगा तो आप आरसी को कैसे सॉल्व करोगे. सो प्लीज़ नोट डाउन दिस वर्ड. The concluding section of a book, play, or story explaining what happens after. Synonyms are conclusion, afterward, finale, prologue, introduction, opening. अब आप इसको ऐसे याद रखना कि जब भी कोई स्टोरी की एंडिंग हो वो हो गया एपीलॉग. स्टोरी की स्टार्टिंग को कहते हैं प्रोलॉग. ओके, नाउ गिव योर सेल्व्स अ पैट ऑन द बैक. फर्स्ट 5 words down and 35 more to go. Take 30 seconds, revise these words once, and then we'll move to the next 5 words. Okay? So our next word is ephemeral. How do you pronounce this? It's pronounced as ephemeral. Okay. सबसे पहले आप इसको ऐसे समझिए कि पहले तो ये एडजेक्टिव है. lasting for only a very short period of time and disappearing quickly. इंस्टाग्राम पर कोई रील ट्रेंड आता है, सब लोग उसी ऑडियो पर क्या करते हैं? रील्स बना रहे होते हैं. 2 हफ्ते बाद क्या होता है? कोई उस ट्रेंड को याद भी नहीं करता. जैसे बहुत सारे सॉन्ग्स आपने सुने होंगे ना, कच्चा बादाम. तो लाइक वो एक टाइम पे अपने पीक पे था, सब कोई उस पर रील्स बनाता था, बट अभी बहुत कम लोग को वो याद भी हो गया कि देयर वाज अ सॉन्ग कच्चा बादाम. सो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो ट्रेंड जो था टेम्पररी था, और इसी टेम्पररी चीज़ के लिए एक ब्यूटिफुल इंग्लिश वर्ड है एफीमेरल. तो आप जो टेम्पररी बोलते हो ना, आज से क्या बोलोगे? एफीमेरल. ओके, अब इसको एक छोटा सा ट्रिक मैं बताऊंगी याद करने के लिए. देखिए, इसको फोर्सफुली ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं इस वर्ड को कि एफेमेरल. हर वर्ड का आर्टिफिशियल ट्रिक बनाना सही नहीं होता है. इस वर्ड को एक इमेज से आप याद रखिए. सुबह सुबह ग्रासेस पर जो ड्यू ड्रॉप्स होते हैं ना, सनराइज के बाद धीरे धीरे गायब हो जाते हैं, दोज ड्यू ड्रॉप्स आर एफेमेरल. या फिर रेनबो थोड़ी देर के लिए दिखता है फिर गायब. दैट्स व्हाट एफेमेरल मीन्स. ब्यूटिफुल बट शॉर्ट लिव्ड. क्या होगा? ब्यूटिफुल बट शॉर्ट लिव्ड. सो आप एग्जाम्पल देखिए. सोशल मीडिया ट्रेंड्स आर ऑफन एफेमेरल बट जेन्युइन टैलेंट लास्ट. That's what ephemeral means. Beautiful and short lived.
And please don't confuse ephemeral with important. Something can be very important and still be ephemeral. The word only talks about duration. Synonyms देखिए, temporary, fleeting, transient. Antonyms है permanent, enduring, then eternal. Excellent. Let's move to the next word. Our next word is ecstatic. How do you pronounce? It's pronounced as ecstatic. Ek को break करिए. How will you say this? Wait. It's said like this. Ecstatic. जब भी pronunciation difficult लगे ऐसे आप break कर लो. Okay? अब आप एक सिचुएशन में इमेजिन करिए कि आप बहुत दिनों से किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, रिज़ल्ट आया और आप ऑल इंडिया रैंक लेके आए हैं, बीट 1 2 3 और व्हाटसोएवर. उस मोमेंट पर आप सिर्फ स्माइल करेंगे, टेल मी दिस, अच्छा ओके ऑल इंडिया रैंक 1 आया है, ओके आई एम हैप्पी, दिस वे यू विल रिएक्ट? डेफिनेटली नॉट. बिल्कुल नहीं. आप खुशी से क्या होंगे, उछल पड़ेंगे, पेरेंट्स को फ़ोन करेंगे, फ्रेंड्स को ट्रीट देंगे, देन यू विल इन्फॉर्म योर टीचर्स कि सर आई गॉट सेलेक्टेड. ये जो ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस होती है ना, उसको कहते हैं एक्सटैटिक. ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस. ओवरवेलमिंग ब्लिस मैं लिख दूँ, हैप्पीनेस की जगह आप ब्लिस यूज़ कर सकते हो. ओके, सो फीलिंग एन ओवरवेलमिंग सेंस ऑफ हैप्पीनेस, excitement or joy. It's an adjective. Okay, synonyms are overjoyed, elated, jubilant. Antonyms are miserable, dejected, gloomy. She was ecstatic to learn she had secured admission to law school. मतलब extremely happy हो गई. एग्ज़ाम क्लियर का मतलब आप समझ लो आज से ecstatic. आपको ecstatic feeling लेनी है कि नहीं at the end of this session? So keep on revising, keep on learning, be consistent. Okay? समझ में आ गया? Very good. Now अब आते हैं next word पर. हमारा next word है egoist. Guys, egoist आपका एक noun होता है. अब आपने अभी थोड़ी देर पहले एक word पढ़ा था. क्या था वो word? Egotist. Egotist आपने पढ़ा था. और इसीलिए एग्ज़ाम में आपको confusion होता है egoist और egotist में. अब इस कन्फ्यूजन को आज हम लोग दूर कर देंगे. वी विल कर्ब दिस. ओके, ध्यान से समझिएगा. ईगोटिस्ट वो होता है जो अपनी तारीफ करता रहता है, लेकिन ईगोइस्ट वो पर्सन है जो हर सिचुएशन में अपना बेनिफिट पहले देखता है. ठीक है, मान लीजिए कि एक ग्रुप प्रोजेक्ट है, सब इक्वली काम कर रहे हैं, लेकिन एक स्टूडेंट सिर्फ अपने मार्क्स की टेंशन ले रहा है, उससे टीम से कोई मतलब नहीं है. ये बिहेवियर किसका हुआ? ईगोइस्ट का हुआ. ईगो प्लस इस्ट, जहाँ ईगो आया वहाँ क्या आएगा? सेल्फ इंटरेस्ट. क्या आएगा? सेल्फ इंटरेस्ट. वो बस खुद के बारे में सोच रहा है. ये तो बस बेचारा खुद की तारीफ कर रहा था, ये अपना बेनिफिट देख रहा है कि मेरा बेनिफिट किधर है. तो जब भी आप ईगोइस्ट वर्ड सुनो तो ये वाला एटीट्यूड ध्यान में रखना कि मी फर्स्ट. हर सिचुएशन में वो खुद को पहले रखेगा. ओके, सो लेट्स टेक द एग्जाम्पल सेंटेंस. एन इफेक्टिव लीडर कैन नॉट अफोर्ड टू बी एन एगोइस्ट. ओके, नाउ डोंट कंफ्यूज एन ईगोइस्ट विद अ कॉन्फिडेंट पर्सन गाइज प्लीज. कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो इंस्पायर करता है दूसरे को. ईगो क्या करता है? ईगो पुशेज अवे पीपल. ओके, सो सिनोनिम्स आर self-centered person, narcissist. Antonyms are altruist, humanitarian, then selfless person. I hope this is clear to everyone. Okay, so our next word is exodontic. सबसे पहले एक ऑनेस्ट बात, पहले आप ये इसका एडजेक्टिव ये देख लो कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है. इट्स एन एडजेक्टिव. अब मुझे एक ऑनेस्टली एक बात बताना, ये वर्ड आपको रोज़ की इंग्लिश में शायद कभी यूज़ ना करना पड़े और आपने बहुत ही रेयरली इस वर्ड को देखा होगा. ठीक है, लेकिन वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए जानना अच्छा है. ठीक है, ये डेंटिस्ट्री का टर्म है. डेंटिस्ट्री. ओके, आपको नहीं पता है कि आपके आरसी में आ सकता है. आरसी में एक स्टोरी पैसेज आ सकता है, उसमें आपको डेंटिस्ट से रिलेटेड थीम बेस्ड वोकैब्स जब आते हैं तो ऐसे वर्ड्स के आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. सो जब किसी टूथ को रिमूव या एक्सट्रैक्ट किया जाता है
उस प्रोसेस से रिलेटेड चीज़ों को एक्सोडोंटिक कहते हैं, ठीक है। अब इसको याद करने के लिए मैं आपको छोटी सी ट्रिक दूंगी। आपको ये वर्ड याद है, एग्जिट। एग्जिट का मतलब क्या होता है, बाहर निकलना, बाहर। यहाँ भी टूथ क्या होता है, बाहर आता है। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, टूथ को डेंटिस्ट निकाल रहे होते हैं। सो बस कनेक्शन बना लीजिए। अब इसका एग्जाम्पल सेंटेंस आप देखिए, द पेशेंट वॉज रेफर्ड टू एन एक्सोडोंटिक स्पेशलिस्ट फॉर अ विजडम टूथ। तो एक्सोडोंटिक स्पेशलिस्ट मतलब जो आपके टूथ को एक्सट्रैक्ट करता हो, उसमें उस चीज़ की स्पेशलिटी हो उस पर्सन के पास। ओके, सो टेक्निकल वर्ड्स जो है देखिए वो मे नॉट बी फ्रीक्वेंट इन एग्जाम्स, but learning them improves your overall command of the language. Okay, so synonyms are dental, oral surgical, then restorative, orthodontic. Okay, so let's check the next word. Next word is equinox. Equinox noun है। ये वर्ड आपको जीके और वोकैबुलरी दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। जीके में भी आप इस वर्ड को पढ़ेंगे, इक्विनॉक्स। सबसे पहले हम इस वो वर्ड को ब्रेक करते हैं। इक्विनॉक्स का मुझे इतना पार्ट चाहिए पहले, इक्वी। इक्वी को मैंने उठा लिया। इक्वी से आप क्या क्या वर्ड बना सकते हैं, इक्वल, राइट, इक्वालिटी, ठीक है, इक्विटी बना सकते हैं आप, यस, इक्विटी बन सकता है इससे। सब में इक्वी का रिलेशन क्या है, इक्वल से है ना, इक्वालिटी, इक्वल, इक्विटी। और नॉक्स का रिलेशन नाइट से है, ठीक है। नॉक्स जनरली वी यूज़ फॉर नाइट। अब दोनों को जोड़ दीजिए, इक्वल नाइट, मतलब इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। इक्विनॉक्स क्या होता है, जब आपका डे और नाइट इक्वल हो जाए, इक्वल डे एंड equal night. Let's check the definition. The time of year when day and night are nearly equal because the sun is above the equator. Okay? जब साल में ऐसा समय आता है जब दिन और रात लगभग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। Okay? So let's check the sentence. During the spring equinox, many cultures celebrate a new season. This is one of those words that often appear in quizzes in your RC and general awareness sections. So please don't skip it. Alright everyone, इसके synonyms आप check करिए। Vernal, autumnal equinox, solstice, right? Let's check the next word. Our next word is eloquent. How do you pronounce? Eloquent. Eloquent आपका एक adjective है। इसका मतलब होता है एबल टू एक्सप्रेस थॉट्स और इमोशंस इन अ क्लियर, फ्लुएंट, परसुएसिव मैनर। परसुएसिव मतलब किसी अपनी बातों से किसी को अपनी कंट्रोल में लेना या फिर अपनी बातों से किसी को मना लेना, वो आपसे अग्री कर जाए। ओके, दैट इज परसुएसिव। चलिए, कभी आपने किसी स्पीकर को सुना है और आपको ऐसा लगा है, लाइक बीट विराट कोहली, बीट रोनाल्डो, बीट मेसी, आपको कभी ऐसी फीलिंग आई है कि यार कितनी कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, ये एक सेंटेंस दिल को टच कर रहा है। या किसी लॉयर की क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट आपने कभी सुनी हो, पूरा कोर्ट रूम क्या होता है, चुप हो जाता है। उस पर्सन को हम कहते हैं एलोक्वेंट, मतलब समवन हु स्पीक्स इन अ फ्लुएंट, क्लियर और परसुएसिव मैनर। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि एलोक्वेंट डजंट मीन स्पीकिंग डिफ़िकल्ट इंग्लिश। अब आप सोच रहे हो कि अच्छा मुझे एलोक्वेंसी लानी है ना अपनी इंग्लिश में, तो आई विल यूज़ ऑर्नामेंटली रिच वोकैब। नो, इट मीन्स स्पीकिंग मीनिंगफुल इंग्लिश। आपकी इंग्लिश मीनिंगफुल साउंड करनी चाहिए सामने वाले को। ओके, ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लेट्स चेक द सिनोनिम्स। आर्टिकुलेट, परसुएसिव, फ्लुएंट। Inarticulate, hesitant, awkward are the antonyms of the word. So let's check the sentence. The advocate delivered an eloquent closing argument to the courtroom. Now repeat once that eloquent means speaking clearly, fluently and persuasively. Excellent. चलिए next word है elusive. इसको pronounce करिए, elusive. अब एक सिचुएशन आप इमेजिन करिए, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आंसर आपकी टंग पर था लेकिन याद ही नहीं आ रहा था,
या फिर आप बार बार ये चीज़ रिपीट करते हो ना कि अरे यार मुझे याद आ रहा है बट समझ में नहीं आ रहा वो क्या था, अरे यार ज़बानी पे रुको 2 मिनट दो मुझे, डोंट वी से लाइक दिस, वी से। या फिर आप ऐसे सिचुएशन इमेजिन करो जहाँ पुलिस किसी क्रिमिनल को ढूंढ रही है लेकिन वो बार बार बचकर निकल जाता है। सो ऐसे पर्सन या चीज़ को हम कहते हैं एल्यूसिव। एल्यूसिव एडजेक्टिव है, डिफिकल्ट टू फाइंड, अंडरस्टैंड और अचीव बिकॉज इट सीम्स टू एस्केप वंस ट्रैप। अब एल्यूसिव को आप मेमोरी ट्रिक में बताऊंगी कैसे रिमेंबर करना है, ठीक है। सो एल्यूसिव को एल्यूड से कनेक्ट करिए, एल्यूड से इसको आप कनेक्ट करिए, जो बार बार बचकर निकल जाए वो एल्यूसिव है। एक और एग्जाम्पल, डिस्पाइट मंथ्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन द ट्रुथ रिमेन्ड एल्यूसिव, मतलब जो सच था नहीं मिल ही नहीं रहा है वो। सो इन आरसी दिस वर्ड ऑफन डिस्क्राइब्स आइडियाज, ट्रुथ, फिर सक्सेस को, या फिर क्रिमिनल वाली जो आरसी हो जाएगी वहाँ पे आपको ये ना डिफ़िकल्ट टू कैच होगा। सो आई होप दिस इज़ वेरी मच अंडरस्टैंडेबल फॉर एवरीवन। और सिनोनिम्स इसके हैं एवेसिव, फ्लीटिंग, इंटैंजिबल। एंटोनिम्स हैं ऑब्वियस, एक्सेसिबल, देन टैंजिबल। ऑलराइट, समझ में आ रहा है आई होप सबको? ओके, वंडरफुल। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट वर्ड एंड टू बी वेरी पर्सनल दिस इज़ माई फेवरेट वर्ड। ओके, सबसे पहले इसको प्रोनाउंस करिए। इट्स प्रोनाउंस एज एम्पैथी, ब्यूटिफुल वर्ड ऑफ इंग्लिश। ये एक नाउन है। ओके, द एबिलिटी टू जेन्युइनली अंडरस्टैंड एंड शेयर अनदर पर्सनस फीलिंग्स। ओके, अब देखिए, अगर आपका फ्रेंड सैड है, मेलैंकलिक है, मेलैंकलिक मीन्स अपसेट, सैड, ग्लूमी, आप ये सब वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। सो कीप ऑन राइटिंग वेन एवर आई एम गिविंग यू न्यू वर्ड्स, इट विल हेल्प यू। एक दो वर्ड लिखने से आपका बर्डन नहीं बढ़ने वाला है। ओके, सो आप इमेजिन करिए कि आपका एक फ्रेंड है और वो बहुत ही अपसेट है, सैड है, और आप सिर्फ बोलते हैं आई फील बैड फॉर यू। ये सिंपैथी हो सकती है, लेकिन अगर आप उसकी फीलिंग्स को जेन्युइनली समझ पा रहे हैं, आप खुद को उसकी सिचुएशन में इमेजिन कर रहे हैं, ये होती है एम्पैथी, पुटिंग योरसेल्फ इन देयर शूज एंड देन सीइंग द सिचुएशन। आप इमेजिन कर रहे हो कि अगर आप वहाँ पे होते और वो चीज़, वो ट्रेजेडी आपके साथ होती तो आप कैसे, किस स्टेट में रहते। तो उस फीलिंग को क्या कहते हैं? दैट्स कॉल्ड एम्पैथी। एम्पैथी मीन्स फीलिंग फॉर समवन, फीलिंग फॉर समवन, किसी के लिए आपके अंदर वो होना, इमोशंस होना। ओके, सो ये लाइन आप कभी मत भूलिएगा कि एम्पैथी में क्या आ रहा है। एम्पैथी में एक आप मुझे वर्ड देखिए, निकालिए एक वर्ड आपको मिल रहा है पाथ, PATH आपको मिल रहा है, PATH। ओके, अब एम्पैथी में पाथ इमेजिन कीजिए, आप किसी और के पाथ पर चल रहे हैं, उनकी जर्नी को फील कर रहे हैं, बस दैट्स एम्पैथी। ओके, so synonyms are compassion, understanding, sensitivity, then apathy, indifference, coldness. A good judge combines legal knowledge with empathy. The world needs more empathy and less judgment, guys. That's not just vocabulary, that's a life lesson. Clear? एक बार आप रिपीट कर लीजिए कि empathy means the ability to understand and share another person's feelings. Very good. Let's move to our next word, that is envisioned. Envisioned, guys, verb है, इसकी meaning check करते हैं। Imagine or plan something in one's mind as a future possibility. देखिए, हर सक्सेसफुल पर्सन पहले अपने ड्रीम को रियलिटी में नहीं, अपने माइंड में देखता है। आप रियलिटी में नहीं देखते, आप उस चीज़ को इमेजिन करते हो कि अच्छा वन डे आई विल बी सिटिंग एट द डाइस, आई विल बी पासिंग द जजमेंट्स, आई विल बी अ सक्सेसफुल लॉयर, आई विल बी सक्सेसफुल एडवोकेट, राइट। सो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने एक डेवलप्ड इंडिया को पहले इमेजिन किया था। आर्किटेक्ट बिल्डिंग बनाने से पहले उसको इमेजिन करता है, इसी इमेजिनेशन को बोलते हैं एनविजन। व्हाट डू वी से? वी से एनविजन। और एनविजन मतलब इमेजिन्ड और विजुअलाइज्ड इन एडवांस्ड। क्या कहोगे आप? इमेजिन्ड
please write it down. Imagined or visualized in advance. ओके अब इस वर्ड के अंदर आपको एक वर्ड छुपा मिलेगा. ट्राई टू फाइंड आउट, एक्सट्रैक्ट दैट वर्ड. वो वर्ड है विजन. आप विजन को निकालो इसके अंदर से. विजन का मतलब क्या होता है? देखना, माइंड के अंदर फ्यूचर को देखना. सिंपल. सो लेट्स टेक द एग्जाम्पल. द आर्किटेक्ट envisioned a sustainable city of tech and nature. Synonyms are imagined, visualized, conceived. Antonyms are ignored, overlooked, doubted. I hope this is clear. Wonderful. Let's move to the next word. Our next word is elation. How do you pronounce this? It's pronounced as elation. Okay. अब आप ये सोचेंगे कि मैम ये तो एलेटेड जैसा लग रहा है. बिल्कुल, ये एलेटेड जैसा ही है. ओके पहले आप देखो कि ये नाउन है. अ फीलिंग ऑफ इंटेंस हैप्पीनेस, प्राइड एंड एक्साइटमेंट आफ्टर अ ग्रेट अचीवमेंट. एलेटेड क्या था? आप मुझे बताओ. एलेटेड है एडजेक्टिव. क्या है? एडजेक्टिव. और एलेशन क्या है? एलेशन होता है नाउन. सिंपल. जैसे हैप्पी हैप्पीनेस, वैसे ही एलेटेड एलेशन. मीनिंग इसका क्या हो गया? अ फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट. ठीक है. अब इसको एक छोटे से ट्रिक से याद रखिएगा कि एलेशन होता है, ये एक फीलिंग है. एलेशन इज द फीलिंग और एलेटेड इज द पर्सन. एलेटेड इज द पर्सन. ठीक है. एग्जाम्पल देखिए. द टीम्स एलेशन वॉज एविडेंट आफ्टर देयर हार्ड अर्न्ड विक्ट्री. मतलब टीम बहुत ज़्यादा खुश थी. सो ऑलवेज पे अटेंशन टू द पार्ट ऑफ स्पीच. You know, sometimes the exam does not test the meaning. It tests whether you know if the word is a noun, verb or adjective. Okay, so आप synonyms देखो इसके. Joy, jubilation, euphoria, extreme happiness, euphoria को कहते हैं. Antonyms are sorrow, misery, despair. So let's revise today's 5 words first. Eloquent we learned, elusive, empathy, envision and elation. Excellent work. Guys, you're doing a fantastic job. Don't just watch the lecture. Pause the video, revise these words and try making one sentence of your own with each word. Alright, let's continue with the next 5 words in the next part of the session. Okay. So this is equivocal. Equivocal guys adjective है and सबसे पहले आप इसको प्रोनाउंस करिए. इट्स इक्विवोकल. अब देखिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ. कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी से पूछा कल आ रहे हो ना, और सामने से आपको आंसर आता है देखता हूँ ट्राई करूँगा, हो भी सकता है नहीं भी. अब आप और कंफ्यूज हो गए ना कि क्या पता वो आएगा कि नहीं आएगा. आपने एक अफर्मेशन के साथ क्वेश्चन पूछा कल आ रहे हो ना, मतलब आप एक पॉजिटिव आंसर एक्सपेक्ट कर रहे थे बट आप कंफ्यूज हो गए. सो उस आंसर को कहते हैं इक्विवोकल. मतलब एक स्टेटमेंट दैट इज अनक्लियर और कैन हैव मोर देन वन मीनिंग. मतलब कि जो अनक्लियर स्टेटमेंट था या फिर उसकी 2 मीनिंग निकल सकते थे. अब इस वर्ड को ना इक्वल और वोकल से फोर्सफुली याद मत कीजिएगा कि अच्छा इक्वल और वोकल. बेटर ट्रिक आपके लिए ये होगा कि इक्विवोकल को इक्वली पॉसिबल से कनेक्ट कीजिए. क्या चीज़ से कनेक्ट कीजिए? इक्वली पॉसिबल. 2 मीनिंग पॉसिबल, इसलिए कन्फ्यूजन. ओके. So the minister's equivocal response left everyone uncertain of the decision. Ambiguous, vague, uncertain are the synonyms. And coming with the antonyms, they are clear, explicit, definite. Clear? Repeat once. Equivocal means ambiguous or unclear. Excellent. चलिए next word है, that is the 17th word of the session, eclipse. सबसे पहले इसको आप प्रोनाउंस करिए. एक बात बताइए, साइंस में और हमने ये शायद वर्ड कवर कर लिया है, ठीक है, बट वी विल कवर दिस वर्ड वंस मोर ऑल्सो. ठीक है.
आपने साइंस में सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स तो आपने पढ़ा ही होगा जब आप 9th-10th में होंगे। क्या होता है, जब एक सेलेस्टियल बॉडी दूसरे की लाइट को ब्लॉक कर देती है उसको कहते हैं एक्लिप्स। लेकिन इंग्लिश के वोकैब में इसका एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीनिंग है। अगर मैं आपको बोलूँ हर परफॉर्मेंस एक्लिप्स्ड एवरीवन एल्सेस, मतलब क्या सूरज छुप गया? नहीं, मतलब उसने सबको पीछे छोड़ दिया, उससे बेटर परफॉर्म किया। यानी तो आप उसको कह सकते हो आउटशाइन और सरपास समवन, आउटशाइन और सरपास समवन, किसी को पीछा छोड़ना। ओके, ये आपको दो सिचुएशन में आप यूज़ कर सकते हो, एज अ नाउन और वर्ब। An event where one celestial body blocks another or to surpass in importance. Okay, एक पर्सन सबको कवर कर देता है, वैसे ही अचीवमेंट में या फिर वैसी सिचुएशन में एक्लिप्स ऑल्सो क्या करता है, उस चीज़ को आउटशाइन करता है। ओके, her remarkable research soon eclipsed the earlier studies. Outshine, surpass, overshadow. Then antonyms are trail, follow, underperform. अब इमेजिन करो इस सिचुएशन कि आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट आप जिसमें पढ़ रहे हो उसमें आपकी प्रीवियस जो रिजल्ट्स हैं उसमें AIR 19 आया, AIR 25 आया, AIR 56 आया, बट आपने बहुत मेहनत करी, आपने दिन रात एक किया और आपने एक ड्रीम देखा कि मैं इस कोचिंग इंस्टीट्यूट को या फिर मैं अपने पेरेंट्स के लिए, खुद के लिए एक अच्छा रैंक लेके आऊँगा, और आपने AIR 1 लेके आया या फिर AIR 2 लेके आ पाए। तो आपने क्या किया, आपने इन सारे रिजल्ट्स, आपने इन सारे स्टूडेंट्स को आउटशाइन कर दिया। सो दैट इज़ कॉल्ड एक्लिप्सिंग। ओके, वेरी नाइस। सो लेट्स चेक द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज़ एपीटैफ। एपीटैफ आपका नाउन है। अब आप ऐसे देखिए कि कभी किसी सिमेट्री या फिर आप कह लो कि कब्रिस्तान में आपने टोमस्टोन देखा होगा। जैसे ये मान लो डेड बॉडी है, यहाँ पे एक टोमस्टोन जैसा लगा होता है जिस पे नेम, डेट ऑफ बर्थ और जिस दिन उनकी डेथ हुई है वो लगा रहता है। उस पर एक छोटा सा मैसेज लिखा होता है जो उस इंसान की लाइफ को याद करता है। उस मैसेज को कहते हैं एपीटैफ, मतलब कि एक छोटा सा इंस्क्रिप्शन रिटन ऑन अ पर्सन्स टोमस्टोन। ओके, तो a short inscription on a tombstone honoring the deceased. Okay, so अब वो आप एक चीज़ इसको ऐसे कनेक्शन से याद रखो कि एपिटैफ और पत्थर का कनेक्शन बना लीजिए। टोमस्टोन एक पत्थर ही तो होता है, ये क्या चीज़ होता है, एक पत्थर होता है बेसिकली। सो वो उस पत्थर पर जो लाइंस लिखी होती है उसको कहते हैं एपिटैफ। थोड़ा फनी कनेक्शन है लेकिन याद रह जाती है। ओके, सो एग्जाम्पल आप देखो, द एपिटैफ प्रेज द सोल्जर्स करेज एंड लाइफ लॉन्ग डेडिकेशन। सिनोनिम्स आर इंस्क्रिप्शन, मेमोरियल, ट्रिब्यूट। एंटोनिम्स आर बिगनिंग, बर्थ, अनाउंसमेंट। ये कॉन्टेक्चुअल है गाइस। ओके, और डोंट कंफ्यूज एपिटैफ विद एपिटोम। आपको ये सिमिलर साउंड करेंगे बट देयर मीनिंग्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। सो नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, हमारा नेक्स्ट वर्ड है embark. How do you pronounce this? It's pronounced as embark. Guys, embark जो होता है ना वो आपका verb है। Okay, embark is a verb. इसका मतलब होता है to begin a new journey, project or undertaking with determination. अब मैं चाहती हूँ कि आप इसको ना एक सिचुएशन से इमेजिन करो कि अगर आप आज से JMI या फिर AMU की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप एक जर्नी बिगिन कर रहे हैं। इसी को इंग्लिश में कहते हैं एम्बार्क, मतलब टू बिगिन अ न्यू जर्नी, टू बिगिन अ न्यू जर्नी, टू स्टार्ट अ फ्रेश जर्नी। ओके, प्रोजेक्ट हो सकता है, आपका वो करियर हो सकता है, बी इट एनीथिंग, व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग समथिंग। ओके, टू बिगिन अ न्यू जर्नी, प्रोजेक्ट और अंडरटेकिंग विद डिटर्मिनेशन। अब ये नहीं कि बस नाम पे शुरू कर दिया, ओके मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है बट यू आर नॉट वर्किंग फॉर दैट, तो दैट्स नॉट कॉल्ड एम्बार्किंग। ओके, अब आप इसको एग्जाम्पल सेंटेंस देखो, आफ्टर ग्रेजुएशन शी डिसाइडेड टू एम्बार्क ऑन अ करियर इन लॉ।
उसने ग्रेजुएशन करने के बाद अब सोचा कि मैं अपने लॉ में अपनी करियर को स्टार्ट करूँ. सो यू नो एवरी सक्सेसफुल जर्नी बिगिंस विथ वन स्मॉल स्टेप. सो डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट गाइज, जस्ट एम्बार्क. ओके, सो आप सिनोनिम्स देख लो. बिगिन, कमेंस, अंडरटेक. एंटोनिम्स हैं कंक्लूड, फिनिश, अबैंडन. क्लियर? एक्सेलेंट. सो आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है exaggerate. How do you pronounce this? We pronounce it as exaggerate. Exaggerate verb है. इसका मतलब होता है to describe something as greater or worse than it actually is. अब मुझे आप एक बात बताइए, कभी कोई आपकी फ्रेंड है जो बोलता है आपको कि यार मैंने पूरी रात पढ़ाई की, और बाद में पता चलता है आपको कि सिर्फ 1 घंटा पढ़ा था, तो ये क्या हुआ? ये हुआ एग्जैजरेट करना. मतलब किसी बात को एक्चुअल रियलिटी से ज़्यादा बड़ा या ड्रामेटिक बना देना, वो क्या होता है? एग्जैजरेट करना. चलिए इसको मेमोरी ट्रिक मैं आपको बताऊंगी. सोचिए कि आपके पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास है. मैग्नीफाइंग ग्लास आई होप सबको पता है कि क्या होता है मैग्नीफाइंग ग्लास. इट्स लुक समथिंग लाइक दिस. ओके, सो छोटी चीज़ को जब भी बड़ा दिखाते हैं तो वो होता है, उस चीज़ के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करते हैं. तो जब भी आप एग्जैजरेट वर्ड सुनो ना, इसको आप मैग्नीफाइंग ग्लास से याद रखना. कभी भी आपको सामने में मैग्नीफाइंग ग्लास दिखे तो समझ जाना कि एग्जैजरेट करना. ओके, सो इसकी सेंटेंस देखो. गुड जर्नलिस्ट अवॉइड द टेम्पटेशन टू एग्जैजरेट फैक्ट्स. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट, यू नो, नॉट जस्ट फॉर एग्जाम्स बट फॉर लाइफ. हमेशा एक्यूरेटली बात करिए. कभी भी किसी चीज़ को एग्जैजरेट मत करिए, किसी फैक्ट्स को एग्जैजरेट मत करिए. सो इसके सिनोनिम्स हैं ओवरस्टेट, मैग्नीफाई, इन्फ्लेट. एंटोनिम्स हैं अंडरस्टेट, मिनिमाइज, डाउन प्ले. So you're doing really well. I hope you're writing these words down and revising them, because you know that's what will make them a permanent part of your vocabulary. Take a short pause, revise these words, and let's come back to our next word. Our next word is exquisite. Exquisite guys adjective है. You know इसको कैसे pronounce करते हैं? Break the word. Exquisite. Exquisite. It's not exquisite. मैंने बहुत लोगों को सुना है they pronounce it as exquisite. No, it's exquisite. Very good. अब देखिए, मैं अगर आपको एक पेंटिंग दिखाऊं जो इतनी ब्यूटीफुल हो कि आप उसे देखते ही बोल दे वाओ सच अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, या कोई ज्वेलरी, कोई आर्किटेक्चर, कोई हैंडराइटिंग, या फिर बीट किसी का परफॉर्मेंस आप देख रहे हो, तो इतनी परफेक्ट हो कि उसमें कोई कमी ही आपको ना लगे, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक्सक्विजिट. मतलब एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, डेलिकेट और फाइनली मेड, शोइंग एक्सेप्शनल क्वालिटी. ठीक है, एग्जाम्पल सेंटेंस आप देखो. द म्यूजियम डिस्प्लेड एन एक्सक्विजिट कलेक्शन ऑफ मुगल मिनिएचर्स. सिनोनिम्स आर मैग्निफिसेंट, एलिगेंट, सुपर्ब. एंटोनिम्स आर ऑर्डिनरी, क्रूड, कोर्स. ठीक है, अब इसको आप एक्सक्विजिट को हमेशा याद रखना कि एक्सक्विजिट मीन्स एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल और ऑफ एक्सेप्शनल क्वालिटी. एक्सेप्शनल क्वालिटी की चीज़ को वी कॉल एट एक्सक्विजिट. ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं. हमारा नेक्स्ट वर्ड है अर्नेस्ट. अर्नेस्ट एक एडजेक्टिव है. अब आप एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी कि क्लास में 2 स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, इसका नाम हो गया राम और इसका नाम हो गया श्याम. राम और श्याम 2 स्टूडेंट्स हैं जो JMI में पढ़ते हैं. अब एक सिर्फ बोलता है कल से पढ़ूंगा, मैं तो कल से पढ़ूंगा, और दूसरा क्वाइटली जो श्याम है वो डेली मेहनत कर रहा है, डेली वो एफर्ट्स डाल रहा है बिना शो ऑफ के. बताइए कौन सिंसियर है? ऑब्वियसली कि जो श्याम है वो सिंसियर स्टूडेंट है. उसी जो सिंसियर हो ऑब्वियसली हम उसी को क्या कहते हैं? अर्नेस्ट. व्हाट डू वी से? वी से इट एज अर्नेस्ट, मतलब सिंसियर. और उसके साथ आप ऐसे याद रखिए कि सिंसियर और जेन्युइनली डेडिकेटेड स्टूडेंट वो होता है अर्नेस्ट. शोइंग सिंसियर सीरियसनेस, ऑनेस्टी एंड डिटर्मिनेशन.
अब इसको एक ट्रिक से याद रखिए, किसी नाम से याद मत करिएगा इसको, बेटर है कि इसकी फीलिंग्स याद रखिए। अर्नेस्ट पीपल डोंट मेक एक्सक्यूजेज, व्हाट डू? दे मेक एफर्ट्स, वो एफर्ट्स देते हैं, वो एक्सक्यूजेज नहीं देते हैं, ठीक है। सो एक लाइन हम देखेंगे इसका, हर अर्नेस्ट एफर्ट्स अर्न द रिस्पेक्ट ऑफ द कम्युनिटी। Synonyms are sincere, serious, genuine. Antonyms are insincere, careless, frivolous. Okay? So समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। एंड नेक्स्ट वर्ड इज endorse. endorse को आप ऐसे समझिए कि टीवी पर एड आपने देखा होगा, सेलिब्रिटीज़ आते हैं ना उसमें, सचिन तेंदुलकर किसी ब्रांड को प्रमोट करते हैं, या फिर कोई डॉक्टर ऑफिशियली बोलते हैं कि ये मेडिसिन इफेक्टिव है, इसको क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं एंडोर्स। एंडोर्स एक आपका वर्ब है, मतलब उस चीज़ को आप क्या कर रहे हो, उस चीज़ को पब्लिकली सपोर्ट कर रहे हो, यू आर सपोर्टिंग इट बिफोर द मासेस। ओके, सो या फिर उसको आप अप्रूव कर रहे हो, अप्रूव करते हो, या फिर आप उसको रिकमेंड कर रहे हो, तो दैट इज़ एंडोर्स। ओके, सो इमेजिन कीजिए किसी डॉक्यूमेंट के नीचे क्या होता है, सिग्नेचर किया जा रहा है। सिग्नेचर का मतलब क्या होता है, आप किसी साइन पे या फिर किसी लेटर पे आप जब साइन नीचे में करते हो तो इसका मतलब क्या होता है, आप उस चीज़ को अप्रूव करते हो, आप इस स्टेटमेंट के साथ येस आई अप्रूव दिस, उसी को कहते हैं एंडोर्स। ठीक है, एक्सपर्ट्स एंडोर्स द न्यू पॉलिसी टू इम्प्रूव रूरल लिटरेसी, मतलब उन्होंने अपना कंसेंट दिया है कि वी अग्री। ठीक है, तो टू पब्लिकली सपोर्ट, अप्रूव और रिकमेंड अ पर्सन और आइडिया। सिनोनिम्स आर अप्रूव, सपोर्ट, रिकमेंड। एंटोनिम्स आर ओपोज, रिजेक्ट, कंडेम, उसके अगेंस्ट होना, वेहीमेंटली उसको डिनाई करना, उसके एंटोनिम्स हो गए। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। एक्सेलेंट। चलिए नेक्स्ट वर्ड है इवेड। इवेड गाइज वर्ब है, इसके मीनिंग्स को चेक करते हैं। टू डेलिबरेटली अवॉइड फेसिंग और डीलिंग विद समथिंग टू एस्केप रिस्पॉन्सिबिलिटी। कभी टीचर ने आपसे पूछा है होमवर्क कहाँ है, और स्टूडेंट या फिर आप ही हो गए उस सिचुएशन में, सीधा आंसर देने के बजाय टॉपिक ही चेंज कर दिया, या आपने पॉलिटिशियन से, मीडिया ने क्वेश्चन कभी पूछा है तो आपने ये देखा है हाउ दे डेविएट फ्रॉम द टॉपिक, हाउ दे मूव फ्रॉम द टॉपिक, और उन्होंने डायरेक्ट आंसर उस चीज़ का कभी वो नहीं देंगे आपको। सो ये क्या हुआ, इसी को कहते हैं एवेड करना, मतलब टू अवॉइड आंसरिंग और फेसिंग समथिंग, टू अवॉइड आंसरिंग और फेसिंग समथिंग। अब इसको ना एक छोटी सी ट्रिक है, एवेड को आप किससे कनेक्ट करेंगे, आज से एस्केप से कनेक्ट कर लीजिए, दोनों में आइडिया सेम है, बचकर निकल जाना। एग्जाम्पल आप देखिए, द पॉलिटिशियन ट्राई टू एवेड क्वेश्चंस अबाउट द कंट्रोवर्सी। इसके आप सिनोनिम्स देखो, अवॉइड, एस्केप, एल्यूड। एंटोनिम्स है कॉन्फ्रंट, फेस, एक्सेप्ट। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ईच वन ऑफ यू, एंड आप अभी तक जितना मैंने आपको बताया है आपको वो समझ में आ रहा है। ठीक है, लेट्स मूव टू द 25th वर्ड ऑफ द सेशन, दैट इज एक्सपेडीट। एक्सपेडीट गाइज वर्ब है। अब इसको आप प्रोनाउंस करिए, बिकॉज प्रोनाउंसिएशन इज समवेयर और द अदर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको वर्ड मालूम होगा लेकिन अगर आप उसको गलत बोल रहे हो ना तो दैट विल नॉट क्रिएट अ गुड इम्प्रेशन, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर इंटरव्यू। ओके, सो इसका मीनिंग है टू मेक अ प्रोसेस हैपन मोर क्विकली एंड विदाउट डिले। अब देखिए, अगर कोर्ट किसी अथॉरिटी से कहे इस इन्वेस्टिगेशन को जल्दी कंप्लीट कीजिए, तो इंग्लिश में हम कहेंगे एक्सपेडीट द इन्वेस्टिगेशन, मतलब टू मेक अ प्रोसेस हैपन फास्टर, किसी चीज़ को जल्दी करना, उसको कहते हैं एक्सपेडीट। ठीक है, अब इस वर्ड का एक छोटा सा मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, इसमें आप ना एक्सपेडीट में से EXP निकाल लो। EXP मैंने निकाल लिया, EXP को आप किससे कनेक्ट करोगे, यहाँ से एक्सप्रेस से कनेक्ट करोगे। ठीक है, एक्सप्रेस ट्रेन क्या करती है, एक्सप्रेस ट्रेन क्या करती है, वो जल्दी पहुँचाती है। ठीक है,
वैसे ही एक्सपेडीट जो होगा वो मीन्स टू स्पीड अप द प्रोसेस, वो स्पीड अप करता है, कैटेलाइज करता है किसी प्रोसेस को, ठीक है. सो लेट्स चेक द सेंटेंस. द कोर्ट डायरेक्टेड अथॉरिटीज टू एक्सपेडीट द इन्वेस्टिगेशन. Synonyms are accelerate, hasten, facilitate. Antonyms are delay, hinder, postpone. You know, this word is frequently used in newspapers, in your legal articles and official communication. So you make sure that you remember it for a longer period of time. Okay? All right. So take a minute to revise all these words which you have covered so far, and then we'll continue with the next set. So our next word is eradicate. Eradicate guys, इसको आप pronounce करो पहले. It's eradicate. ठीक है. Eradicate एक verb है. अब आप देखिए, अगर रूम में एक दो मस्कीटोज हैं और आपने उन्हें भगा दिया, क्या इराडिकेट हुआ? नहीं. लेकिन अगर पूरी जगह से मस्कीटोज को ही ख़त्म कर दिए, कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिए, तब हम कहेंगे इराडिकेट, मतलब कंप्लीटली एलिमिनेट. एलिमिनेट, ओके, मतलब कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना, एलिमिनेट करना, ये होता है. ठीक है. अब इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि इराडिकेट का मतलब सिर्फ कम करना नहीं होता, बल्कि पूरी तरह से मिटा देना होता है. ठीक है. उसके अस्तित्व को मिटा देना, आप कह सकते हो इन अ फिल्मी वे. ओके. सो देखिए, इस वर्ड में रूट आपको डायरेक्टली नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका ओरिजिन पता है, लैटिन से है, जिसका सेंस है पुल आउट बाय द रूट्स. सो इमेजिन एक पेड़ को सिर्फ ब्रांचेस से नहीं, जड़ से उखाड़ दिया गया है. बस वही है इरेडिकेट. तो वो लैटिन का जो मैंने आपको ओरिजिन बताया वो है पुल आउट बाय द रूट्स. ठीक है. So let's check this meaning. To completely destroy or eliminate something harmful. Eliminate, abolish, wipe out. Antonyms are preserve, maintain, protect. The vaccination campaign aims to eradicate preventable diseases. ठीक है. Let's move to our next word. Our next word is exemplary. कैसे pronounce करोगे आप इसको? इसको pronounce करोगे as exemplary. एग्जेम्पलरी गाइज एडजेक्टिव है. इसका मतलब होता है सर्विंग एज एन आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटी, कंडक्ट और अचीवमेंट. अगर आपके स्कूल में एक स्टूडेंट है, वो क्या है, पंक्चुअल है, ऑनेस्ट है, इंडस्ट्रियस है और वो कंसिस्टेंट भी है, और टीचर्स हर बच्चे को बोलते हैं इससे सीखो, लर्न फ्रॉम हर, लर्न फ्रॉम हिम, तो ऐसे स्टूडेंट को कैसा है, वो कैसे बिहेवियर वाला स्टूडेंट है, उसको कहते हैं एग्जेम्पलरी. मतलब समवन और समथिंग दैट सर्व्स एज एन आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल, जिसके एग्जाम्पल दूसरे बच्चों के सामने दिया जाए. आप अपने स्कूल टाइम पे हो गए, आप अभी लॉ कॉलेज में जाओगे तो आपके क्लासरूम में आपके लॉ के फैकल्टी आएंगे और आपको आपके सीनियर्स के बारे में बताएंगे कि लुक, देयर वॉज वन बॉय, देयर वॉज वन गर्ल जिसने हर मूड कोर्ट में पार्टिसिपेट करा, डिबेट में पार्टिसिपेट करा. तो वो क्यों एग्जाम्पल दे रहे हैं? आपको डिमीन या फिर वहाँ पे आपको इन्फीरियर फील कराने के लिए नहीं. वो चाहते हैं कि आप उनकी तरह करो, आप उनसे अच्छा करो, दैट इज़ द रीज़न. तो वो स्टूडेंट कैसे हैं, जो आपके जो सीनियर हैं वो एग्जेम्पलरी हैं. मतलब कि समवन और समथिंग दैट सर्व्स एज एन आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल. इसीलिए लॉ के फैकल्टी उनको मेंशन कर रहे हैं. सो एग्जाम्पल और एग्जेम्पलरी दोनों एक ही फैमिली के वर्ड्स हैं. जो एग्जाम्पल बनने लायक हो वो एग्जेम्पलरी है. ठीक है. Synonyms are outstanding, commendable, ideal. Then antonyms are inferior, poor, mediocre. The teacher was honored for her exemplary dedication, right? So don't just become successful, try to become exemplary, someone others look up to. ठीक है, समझ में आ गया? वेरी गुड. सो आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है एम्बेजल. ये जो वर्ड है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट लीगल वर्ड है. दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लीगल. ठीक है. वर्ड है क्या? एम्बेजल. एम्बेजल क्या है? वर्ब है. ठीक है. अब आप देखिए, मैं आपसे एक सिचुएशन पूछूंगी.
मान लीजिए एक अकाउंटेंट को कंपनी के पैसे संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, लेकिन वो वही पैसे सीक्रेटली अपने अकाउंट में क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर देता है। ये ऑर्डिनरी थेफ्ट है? टेल मी, नॉट एट ऑल। इसको स्पेसिफिकली कहते हैं एम्बिजलमेंट, और जो एक्शन है वो है एम्बिजल, मतलब टू डिसऑनेस्टली टेक मनी दैट वाज एंट्रस्टेड टू यू। ये लीगल टर्म है, इसलिए क्लैट और अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वर्ड में आप देखो क्या छुपा है। इस वर्ड में आपको बेजल एक मिलेगा। बेजल है, बेजल को याद रखना मुश्किल है, इसलिए सिचुएशन याद रखिए कि ट्रस्टेड मनी, आपको जो पैसे दिए गए थे रखने के लिए, ट्रस्टेड मनी प्लस आपने उसका डिसऑनेस्ट यूज़ किया, वो दोनों कंबाइन करके वर्ड बना देता है एम्बेजल। आप सिचुएशन इमेजिन कर लिए, आपके मम्मी पापा ने आपको दिया फॉर इंस्टेंस 500 रुपीज़ कि ओके आप ना इससे बुक्स खरीद लेना और तब तक आप रखो जब तक आपको ज़रूरत है इस चीज़ की। बट अगले दिन आप एक कैफ़े में जाते हो, एवोकाडो टोस्ट और बहुत सारी कॉफ़ी ऑफ योर फेवरेट ऑर्डर कर लेते हो, तो आपको ट्रस्टेड मनी दिया गया था, आप उसने उसका डिसऑनेस्ट यूज़ किया है, तो वहाँ पे एम्बेजल होगा और उस वर्ड एक्शन को क्या बोलेंगे, एम्बेजलमेंट। ठीक है, सो द अकाउंटेंट वॉज अरेस्टेड फॉर अटेम्प्टिंग टू एम्बेजल कंपनी फंड्स। Synonyms are misappropriate, steal, defraud. Antonyms are return, restore, safeguard. ये डिस्टिंक्शन एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको कि इफ़ अ स्ट्रेंजर स्टील्स योर वॉलेट, वो क्या है, थेफ्ट है। इफ़ अ कैशियर स्टील्स द मनी केप्ट इन हिज केयर, दैट्स एम्बेजलमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। आवर नेक्स्ट वर्ड इज enumerate. How do you pronounce? It's pronounced as enumerate. Enumerate guys verb होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है to mention or list items one by one in a clear organized manner. ठीक है, क्लास में टीचर बोलते हैं ना, कैन यू enumerate the causes of climate change? इसका क्या मतलब होता है, ऐसे लिखना है? नहीं, बस पॉइंट्स को एक एक करके बताने हैं। इसी को कहते हैं enumerate, मतलब to list or mention things one by one. To list or mention things one by one. One by one. ठीक है, अब इसको याद करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक दूंगी। अब इसको आप ऐसे याद रखो। enumerate में आपको कुछ दिख रहा है? enumerate में आपको नंबर जैसा कुछ नम सा दिख रहा है, न्यूमेर ऐसे नंबर NUMER कुछ दिख रहा है, NUMER। एन्यूमरेट में आपको ये सुनाई दिया, और नंबर भी उसी फैमिली का वर्ड है। जो नंबर होता है ना, ये इसी फैमिली का वर्ड है। तो जब नंबरिंग करते हुए पॉइंट्स बताते हैं, वो होता है एन्यूमरेट। सिंपल। अब इसका आप सिनोनिम्स चेक करो। लिस्ट, देन स्पेसिफाई, itemize, then ignore, omit, generalize. The professor asked students to enumerate causes of climate change. So, you know, in descriptive exams, if the question says enumerate, तो आपको वहाँ पे लॉन्ग पैराग्राफ नहीं लिखना होता है। राइट क्लियर और नंबर्ड पॉइंट्स। आई होप दैट्स क्लियर। वंडरफुल। चलिए, और अब आज का 30th वर्ड है एनिग्मा। Enigma is a noun. It says like this: a person, situation or thing that is mysterious and hard to understand. ठीक है, अब एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, साइंटिस्ट सलौ से रिसर्च कर रहे हैं, और लेकिन आज तक किसी को समझ नहीं आ रहा है कि वो बना कैसे। ठीक है, किसी आर्किटेक्ट या फिर किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट पे वो रिसर्च कर रहे हैं, और वो रिसर्च उनका बहुत ही सालों से चलता आ रहा है, तो लेकिन आज तक किसी को समझ नहीं आया कि वो कैसे बनता है, कैसे बना है, या कोई पर्सन इतना मिस्टीरियस है कि कोई उसको समझ ही नहीं पाता है। उसको कहते हैं एनिग्मा, मतलब अ मिस्ट्री और समथिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। जिसको आप
ईजिली ना समझ पाओ, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। आपको बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसे आरसी मिलेंगे जो मिस्टीरियस होंगे, जिसमें मीनिंग सारे आंसर्स छुपेंगे बट आपको नहीं दिखेगा वो, तो वो कैसा हो गया, एनिग्मा हो गया, ठीक है, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब इस वर्ड को किसी फोर्स ट्रिक से याद मत कीजिएगा, बस एक इमेज बना लीजिए, एक लॉक्ड बॉक्स है, सब लोग उसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो दैट्स एन एनिग्मा, ठीक है। अब इसके सिनोनिम्स हैं मिस्ट्री, पजल, रिडल। एंटोनिम्स हैं सर्टेनिटी, क्लैरिटी, सॉल्यूशन। द डिसअपियरेंस ऑफ द सिविलाइजेशन रिमेन्स एन एनिग्मा टू हिस्टोरियंस। सो वर्ड्स लाइक, देखिए, मिस्ट्री, चाहे वो मिस्ट्री हो गया, चाहे रिडल हो गया, या फिर पजल हो गया, ये एंड बीट एनिग्मा, एनिग्मा, ये क्या होता है, दे आर रिलेटेड, ओके। बट एनिग्मा इज़ अ मोर सोफिस्टिकेटेड वर्ड, ये बहुत सोफिस्टिकेटेड वर्ड है, इसको आप ना फॉर्मल इंग्लिश में यूज़ करना, ऑल राइट। सो टेक अ शॉर्ट पॉज, revise all the words we have done so far, and then we'll move on to the next set of words, okay. So our 31st word is encroach. encroach, सबसे पहले आप इसको प्रोनाउंस करिए, ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, मान लीजिए आपका ये घर है, ठीक है, ये आपका घर है, ये सुंदर सा घर है, ठीक है, और आपके घर के बगल में एक खाली प्लॉट है, ये पूरा प्लॉट खाली है। धीरे धीरे कोई अपनी बाउंड्री उस प्लॉट की तरफ क्या करता है, बढ़ाने लगता है। यहाँ पे एक घर था, वो धीरे धीरे इस बाउंड्री की तरफ, उस प्लॉट की तरफ अपने घर की बाउंड्री बढ़ाने लगता है। थोड़ा आज करेगा, थोड़ा कल, और देखते ही देखते उसने दूसरों की ज़मीन पर कब्जा कर लिया। इस एक्शन को इंग्लिश में कहते हैं एनक्रोच, ठीक है। मतलब टू ग्रेजुअली एंटर और टेक ओवर समवन एल्सेस लैंड राइट्स, स्पेस या फिर अथॉरिटी विदाउट परमिशन, ठीक है। एनक्रोच का मतलब ये एक वर्ब है, ठीक है, टू ग्रेजुअली इंट्रूड ऑन समवन एल्सेस लैंड राइट्स और अथॉरिटी। अब इसको मैं आपको एक ट्रिक दूंगी याद करने के लिए। इस वर्ड को आप ऐसे ब्रेक करो, एन प्लस क्रीप, ये एन और क्रीप वाली फीलिंग से याद रखिए। यानी क्रीप का मतलब क्या होता है, क्रीपर आपने सुना है, क्रीपर जो क्लाइंबिंग प्लांट्स होते हैं जो ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं और यहाँ पे ऐसे ऐसे उनको एक सपोर्ट दिया जाता है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो क्रीप कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो एन और क्रीप से मैंने बोला आपको याद रखने के लिए, ठीक है। एनक्रोचमेंट कभी एक ही दिन में नहीं होता है, वो ग्रेजुअली होता है, ठीक है। इसके सिनोनिम्स है इंट्रूड, ट्रेसपास, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको लॉ ऑफ टॉट्स में मिलेगा, ठीक है। इन्फ्रिंज, एंड एंटोनिम्स आर रिस्पेक्ट, विथड्रॉ, रिलिंक्विश। The court ordered removal of buildings that encroach on public land. Okay, so this word is very important for your legal and political news, so make sure you remember it well, and I hope that's clear. So let's move to our next word. Our next word is ebullient. Ebullient क्या है, ebullient adjective है, it says overflowing with enthusiasm, confidence and cheerful energy, ठीक है। अब थोड़ा डिफ़िकल्ट आपको लग रहा होगा ebullient, ठीक है, बहुत लंबा भी साउंड कर रहा है, बट नहीं, डोंट वरी, द मोर यू प्रोनाउंस अ डिफ़िकल्ट वर्ड द मोर कॉन्फिडेंट यू बिकम। अब मीनिंग इसका समझते हैं, ठीक है। कभी आपने किसी ऐसे इंसान को देखा है जो हमेशा एनर्जेटिक रहता है, आप उसको देख लो, कभी भी देख लो, दैट पर्सन विल बी एनर्जेटिक, ठीक है, स्माइल करता है, सबको क्या करता है, मोटिवेट करता है। उसकी एनर्जी देखकर आपका भी मूड क्या होगा, अपलिफ्ट हो जाएगा। आप ग्लूमी हो गए, आप सैड हो गए, बट उससे आप बात करोगे तो आपको लगेगा सच अ पॉजिटिव पर्सन। तो ऐसे पर्सन को हम कहते हैं एब्यूलिएंट, मतलब कि फुल ऑफ एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट एंड पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है। अब आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि आप एक शॉर्ट ट्रिक मैं बता रही हूँ कि एक इमेजिन कीजिए कि पानी आपने रखा है बॉईल होने के लिए। अब पानी में बॉईल आने लगा, तो बॉइलिंग वाटर में क्या होता है, बबल्स कंटिन्यूसली क्या होते हैं, ऊपर की तरफ आ रहे हैं। वैसे ही एक एब्यूलिएंट पर्सन एनर्जी से क्या होता है, बबल करता है। सो इसके सिनोनिम्स चेक करते हैं।
exuberant, buoyant, vivacious. Then gloomy, depressed, dull, इसके antonyms हो गए. The entrepreneur remained ebullient even after several setbacks. And guys, मैंने इसको अभी क्या पढ़ा? I read it as entrepreneur. ये entrepreneur नहीं होता, it's entrepreneur. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी वर्ड को कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं. ठीक है, चलिए आज की हम नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं. हमारा नेक्स्ट वर्ड है एराटिक. एराटिक एडजेक्टिव है. इसका मतलब होता है बिहेविंग और चेंजिंग इन एन अनप्रेडिक्टेबल, इरेगुलर और इनकंसिस्टेंट वे. अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, कभी आपने ऐसे फ्रेंड से अपने ऐसे फ्रेंड को फेस किया है जो आज बहुत प्यार से आपसे बात कर रहा है, कल बिना वजह आपसे गुस्सा हो जाएगा, परसों मैसेज का रिप्लाई ही नहीं करेगा, कोई पैटर्न ही नहीं है. ऐसे बिहेवियर को कहते हैं एराटिक. मतलब क्या? अनप्रेडिक्टेबल. अनप्रेडिक्टेबल या फिर आप कह सकते हो इनकंसिस्टेंट. आपको उसकी बिहेवियरल पैटर्न्स का अंदाज़ा नहीं होगा कि ये बिहेव ऐसा क्यों कर रहा है. सो आप इसको याद करने के लिए ना लॉन्ग टर्म के लिए, एराटिक इतना हार्ड नहीं है कि आपको याद ना हो, बट लॉन्ग टर्म तक आपके दिमाग में सेट रहे, इसलिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ. एराटिक को आप एरर से कनेक्ट कर लीजिए. एरर से इसको कनेक्ट कर सकते हैं. जब बिहेवियर में कंसिस्टेंसी ही नहीं होगी तो लगता है जैसे सिस्टम एरर कर रहा हो. ठीक है, उसका सिस्टम हैंग कर रहा हो, तो आप ऐसे याद रखना कि अरे उसका सिस्टम हैंग कर जाता है, कभी कभी उसके सिस्टम में एरर आते हैं, तो वो एराटिक पर्सन है. ओके, so synonyms are unpredictable, inconsistent, volatile. Antonyms are steady, consistent, stable. The witness's erratic statements made the truth hard to determine. समझ में आ गया कि अगर कुछ चीज़ एराटिक होता है तो यू कैन नॉट प्रेडिक्ट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट. दैट्स द की आइडिया. समझ में आ गया? एक्सेलेंट. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज exempt. ये आप एडजेक्टिव और वर्ब दोनों की तरह यूज़ कर सकते हैं. अब आप इसके मीनिंग को चेक करो. फ्री फ्रॉम अ ड्यूटी और रूल दैट अप्लाइज टू अदर्स टू ऑफिशियली एक्सक्यूज. अब मान लीजिए कॉलेज में अटेंडेंस कंपल्सरी है, लेकिन किसी स्टूडेंट के पास जेन्युइन मेडिकल सर्टिफिकेट है. आपको बोला गया कि आपको 75% का क्राइटेरिया फुलफिल करना है, बट एक स्टूडेंट है जिसके पास जेन्युइन, उसके पास क्या है, मेडिकल सर्टिफिकेट है, उसकी तबीयत ख़राब थी, उसके पास उस सर्टिफिकेट की प्रूफ्स हैं. कॉलेज क्या करता है, उसे अटेंडेंस से फ्री कर देता है. यानी उस स्टूडेंट को अटेंडेंस से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है. मतलब ऑफिशियली फ्री फ्रॉम अ रूल, ड्यूटी और ऑब्लिगेशन. ठीक है, अब इसको याद करने के लिए एक थोड़ी फनी है, बट आप इसको याद कर सकते हो. एग्जेम्प्ट में क्या आ रहा है? एक्स. क्या वर्ड आया? एक्स. एक्स वो वाला नहीं, प्लीज़ डोंट गो दैट वे. ओके, एक्स का मतलब हो गया बाहर, एग्जिट से याद रखो. ठीक है, वो वाले एक्स से नहीं, मतलब रूल के बाहर. सिंपल. स्टूडेंट्स विद वैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट्स वर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द फिजिकल फिटनेस टेस्ट. सेंटेंस मैंने बोला, ध्यान दिया आपने, उसमें एग्जेम्प्ट का कैसे यूज़ हुआ है. ठीक है, सिनोनिम्स चेक करो. फ्री, एक्सक्यूज्ड, इम्यून. Then antonyms are liable, obligated, bound. Students with medical certificates were exempt from the fitness test. ठीक है, ये अब आप एक डिफरेंस याद रखना कि exempt का मतलब, see, exempt doesn't mean escape illegally. It means you have official permission not to do something. Okay, ये डिफरेंस बहुत ही important है. Clear? Now wonderful. Let's move to the next word. Our next word is esoteric. Esoteric, guys, adjective है. Intended for or understood only by a small group with specialized knowledge. अब देखिए, अगर मैं नर्सरी के बच्चों को क्या करूं, क्वांटम फिजिक्स पढ़ाना शुरू कर दूं, या फिर मैं किंडरगार्टन की जो बच्चे हैं उनको ये बताने लगूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, या फिर मैं उनको टॉर्ट्स पढ़ाने लगूं, उनको क्रिमिनल लॉ पढ़ाने लगूं, उनको समझ में आएगा? बिल्कुल भी नहीं. क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि वो सब्जेक्ट हर किसी के लिए नहीं है. सिर्फ एक्सपर्ट्स या स्पेशलाइज्ड लोग ही उसे अच्छी तरह समझ पाते हैं. ऐसे नॉलेज को क्या कहते हैं? एसोटेरिक.
मतलब समथिंग अंडरस्टूड ओनली बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल विथ स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ठीक है, अगर आपको कल को मैं बोल दूं कि आप जाओ और आप ना किसी के आई का ऑपरेशन कर दो, क्या आप उसको कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। उसके एक आई के स्पेशलिस्ट होंगे, वो उसको ऑपरेट ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, अब इसको याद करने के लिए ना एक छोटी सी ट्रिक मैं बताऊंगी। इसको आप फोर्सफुली ब्रेक मत कीजिए कि एजोटेरिक ऐसे नहीं। ठीक है, बस एक इमेज याद रखिए। एक रूम है, ठीक है, ये आपका एक रूम है जहाँ सिर्फ एक्सपर्ट्स बैठे हैं और बाहर के लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? एजोटेरिक नॉलेज। ठीक है, सिनोनिम्स आर ऑब्सक्योर, एब्स्ट्रैक्ट, आर्केन। एंटोनिम्स आर common, familiar, accessible. The lecture on quantum mechanics was so esoteric, only researchers understood it. See, a difficult topic is not always esoteric. It becomes esoteric when only a very specialized group can understand it. ये difference याद रखिएगा, ठीक है? So let's check our next word, that is endeavor. Endeavor, guys, you know the word is endeavor, but in British English you'll also see it written as endeavor. ये आपका जो वर्ड लिखा हुआ है ये आपका ब्रिटिश इंग्लिश है, बट आपको कई जगह ना ये वर्ड ऐसे मिलेगा, endeavor विदाउट यू, सॉरी। तो सबसे पहले आप इसको प्रोनाउंसिएशन देखिए, इट्स endeavor. endeavor, मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ पहले, क्या सिर्फ ड्रीम देखने से सक्सेस मिल जाएगा आपको? नहीं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको कंटिन्यूस एफर्ट करना पड़ता है, और उस सिंसियर एफर्ट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंडेवर। ठीक है, ये नाउन भी हो सकता है और वर्ब भी। नाउन के रूप में एक सीरियस एफर्ट और वर्ब के रूप में टू ट्राई सिंसियरली। ठीक है, अगर मैं इसको वर्ब की तरह यूज़ करूँ तो उसको मैं क्या कहूँगी? टू ट्राई सिंसियरली, टू ट्राई सिंसियरली। और अगर नाउन के रूप में अगर मैं इसको देखूं तो एक सीरियस एफर्ट। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब इस वर्ड में आप एंड मत ढूंढिए, ठीक है, ये वर्ड याद रखिएगा एक लाइन से, एवरी एंडेवर बिगिंस विथ वन डिसीजन टू ट्राई। ठीक है, अ सीरियस डिटरमिन्ड एफर्ट टू अचीव अ गोल, टू ट्राई हार्ड टूवर्ड इट। सिनोनिम्स है एफर्ट, अटेम्प्ट, एंटरप्राइज। Antonyms are idleness, inaction, surrender. Launching a startup is an endeavor demanding patience and resilience. Success is never an accident, guys. It is always the result of consistent endeavor. ठीक है, अब आप इसको एक बार रिपीट करिए। endeavor का मतलब क्या होता है? A sincere effort or an attempt to achieve something. I hope that's clear. Let's move to our next word. Our next word is elegy. How do you pronounce? छोटा सा word है, it's pronounced as elegy. Elegy noun है, जो स्टूडेंट्स बुक पढ़ते हैं, रीडर हैं, एंड आई मस्ट सजेस्ट कि आपको एटलीस्ट बुक्स पढ़नी चाहिए। ठीक है, रीडिंग करो, रीड करो, तब आपको ये वर्ड आज मालूम होता है एलेगी का। देखो, अ पोम एक्सप्रेसिंग सॉरो रिफ्लेक्टिंग ऑन डेथ और अ डीपली चेरिश्ड लॉस। ठीक है, so if someone is coming from literature background or if someone is reading a lot of books, this one is specially for you. ठीक है, कभी किसी ग्रेट पर्सनालिटी के डेथ के बाद कोई पोएट एक इमोशनल पोम लिखता है जिसमें ग्रीफ, लॉस और क्या हो? रिमेम्बरेंस हो। क्या होता है? रिमेम्बरेंस होता है। अब किसी बहुत ही एमिनेंट पर्सनालिटी जैसे लता मंगेशकर, उनकी डेथ हुई, कोई पोएट उठे या फिर कोई भी इंसान उनके लिए 4 लाइन्स 5 लाइन्स एक कपलेट लिख दिए या फिर एक छोटी सी एक पोम लिख दिए, उसको क्या बोलते हैं? उसी को कहते हैं एलेगी, जिसमें आप ग्रीफ को, आप लॉस को और रिमेम्बरेंस को शो रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, उसको कहते हैं एलेगी। ठीक है, अब इसको आप सिनोनिम्स देख लो। लेमेंट, रिक्विम, celebration, pain, praise are the antonyms. The poet composed a moving elegy for the fallen soldiers, right? So don't confuse elegy with eulogy, okay? Elegy क्या होता है? Elegy usually क्या होता है? पोम होता है, बट eulogy जो होता है ना, ये वर्ड जो होता है
ये होता है कि स्पीच डिलीवर्ड इन प्रेज ऑफ समवन ऑफन एट अ फ्यूनरल। किसी की डेथ हो गई, आप उसके डेथ सेरेमनी पे उसको प्रेज कर रहे हो, वो एक स्पीच दे रहे हो कि ही वॉज सच एन एमिनेंट पर्सनालिटी, वो सच ए काइंड, तो वो हो गया यूलोगी। ठीक है, ये डिफरेंस एग्जाम में बहुत काम आएगा आपको। क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज एसेंट्रिक। एसेंट्रिक प्रोनाउंस पहले आप करिए, हाउ विल यू प्रोनाउंस इट? इट प्रोनाउंस एज एसेंट्रिक। अब आप मुझे एक बात बताइए, कभी आपने किसी ऐसे पर्सन को देखा है जो सबसे अलग हो? उसकी ड्रेसिंग स्टाइल अलग होती है, उसके हैबिट्स अलग हैं, उसकी थिंकिंग अलग है, तो लोग उसे थोड़ा अनयूजुअल बोलते हैं। ऐसे पर्सन को हम कहते हैं एसेंट्रिक, जो इसकी बिहेवियर आपको अनयूजुअल लगे। मतलब कह सकते हो कि समवन हु बिहेव्स इन एन अनयूजुअल और अनकन्वेंशनल वे, अनकन्वेंशनल और बिहेविंग इन अनयूजुअल ऑफन इंटरेस्टिंग वेज। अब आप इसको एज एन एडजेक्टिव और नाउन दोनों की तरह यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब एक बात याद रखिएगा मेरी, कि एसेंट्रिक डज नॉट ऑलवेज मीन्स क्रेजी। बहुत सारे जीनियस लोग भी एसेंट्रिक होते हैं। ठीक है, इमेजिन कीजिए एक सर्कल है, इसको एक ट्रिक मैं बता रही हूँ इसलिए आपको मैं इमेजिन करवा रही हूँ कि एक सर्कल है। ठीक है, जो सेंटर से हटकर है, ये आपका सेंटर था, ये सेंटर से हटकर एक सर्कल बना हुआ है, तो और उस सेंटर से आपको ये सर्कल कहाँ पे दिख रहा है? इसको एग्जैक्टली अगर मैं देखूँ तो यहाँ ड्रॉ करना चाहिए, बट यहाँ पे जो सेंटर से हट कर हो, डिफरेंट हो, उसको याद रखिए एज एसेंट्रिक। ठीक है, सो द साइंटिस्ट एसेंट्रिक हैबिट्स डिड नॉट स्टॉप हिज इनोवेटिव आइडियाज़। सो द साइंटिस्ट जो था, उनकी एसेंट्रिक हैबिट्स थे, वो अनकन्वेंशनल, दुनिया से हट के सोचते थे। ठीक है, जैसे सोनम वांगचुक, यू कैन टेक द लाइव एग्जाम्पल, इट हैज़ बीन सो मच ब्यूटिफुली रिफ्लेक्टेड इन थ्री इडियट्स। ठीक है, तो वो एसेंट्रिक पर्सनालिटी थे। सो अनकन्वेंशनल, क्वॉकी, पेक्यूलियर, कन्वेंशनल, ऑर्डिनरी, टिपिकल। ठीक है, पेक्यूलियर इज अ बिट नेगेटिव वर्ड विच हैज़ बीन यूज्ड ओवर हियर. So, never judge a person only because they are different. Sometimes, the extraordinary ideas comes from extraordinary people, right? So, I hope this is clear to you. Let's move to our next word, that is edifice. How do you pronounce it? It's not pronounced as edifice. It's pronounced as edifice. Edifice, guys, noun है, ठीक है? A large impressive building or a complex system built on strong foundations. अब देखिए, अगर मैं बोलूँ the constitution is the edifice of Indian democracy, क्या कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डिंग है? नहीं, तो फिर एडिफिस क्यों बोला मैंने? क्योंकि एडिफिस का एक लिटरल मीनिंग भी है गाइस, अ लार्ज एंड इम्प्रेसिव बिल्डिंग, और एक फिगरेटिव मीनिंग है अ स्ट्रॉन्ग सिस्टम और इंस्टीट्यूशन बिल्ड ऑन सॉलिड फाउंडेशंस। ये जो सेकंड मीनिंग आपको मैंने बताया, ये न्यूज़पेपर्स में बहुत आता है। ठीक है, सिनोनिम्स हैं बिल्डिंग, स्ट्रक्चर, मॉन्यूमेंट। एंटोनिम्स आर र्यून, शैक, कोलैप्स। तो मैंने आपको इसके दो मीनिंग्स बताए, एक मैंने आपको इसके फिगरेटिव मीनिंग बताया मैंने, और एक मैंने लिटरल मीनिंग बताया। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस, ओके। और इसको याद करने के लिए ना मैं आपको कुछ छोटी सी ट्रिक देती हूँ। आप इमेजिन कीजिए कि एक बहुत बड़ा पार्लियामेंट का बिल्डिंग है, ठीक है, उसके स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, बस वही इमेज याद रखिए। ठीक है, कि द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्स द एडिफिस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, वो लेइंग फाउंडेशन है। सो ऑलवेज पे अटेंशन टू कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज edifice can refer to real building or a metaphorical structure as well. Okay, so let's move to our last word, that is the final word of today's session. The word is embellish. Embellish, guys, verb है, इसका मतलब होता है to make something more attractive with decorative details or exaggerate a story. इसको छोटे से लाइक सिचुएशन से इमेजिन कीजिए। मैंने आपको एक टी शर्ट दिया, ठीक है, एंड इट्स अ प्लेन वाइट टी शर्ट, प्लेन वाइट टी शर्ट है। मैंने बोला आपको जैसा मन आप इसको कस्टमाइज़ करो।
तो समवन विल कम और स्टोन्स लगाए, बीड्स लगाए और उसको डेकोरेट किया, उस पर फ्लावर्स बनाए या फिर कुछ भी. बट समवन कम्स और उसको पेंट किया, अपने एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग किए या फिर DIY आपने जो भी किया. सो आप एक नॉर्मल चीज़ को अट्रैक्टिव या फिर डेकोरेटिव बनाने के लिए उसमें माइन्यूट माइन्यूट डिटेल्स ऐड कर रहे हो. सो दैट्स कॉल्ड एम्बेलिशिंग. अब आप इसको ऐसे भी याद रख लीजिए कि आपको मान लीजिए आपने एक नॉर्मल सी स्टोरी सुनाई, लेकिन फिर आप उसमें थोड़ा ड्रामा ऐड कर देते हैं, थोड़ा सस्पेंस, थोड़ा एक्स्ट्रा मसाला, सो अब स्टोरी और इंटरेस्टिंग लगने लगती है. तो ये क्या हुआ, आपने स्टोरी को एम्बेलिश कर दिया. मतलब कि टू मेक समथिंग मोर अट्रैक्टिव बाय एडिंग डिटेल्स, या कभी कभी एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड करके स्टोरी को एग्जैजरेट कर देना. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. लेट्स चेक द सिनोनिम्स. डेकोरेट, adorn, enhance. Antonyms: simplify, reduce, understate. So the example sentence: the novelist did not need to embellish the already compelling true story. और एक important tip: embellishing a room can be a good thing, guys. But embellishing facts can sometimes be dishonest. Context is everything. Okay, so with this, we end our session. Let's wrap it up. With this, we have completed so far how many words? We have completed 40 vocabs of letter E. Okay, and before I end the session, let me have a small conversation with you. See, revise these words regularly. Try using these sentences every day, and whenever you come across them in newspaper, be it novel या फिर आप RC पढ़ रहे हो, pause for a moment and recall today's session. ठीक है, the more you use these words, the more natural they'll become और मोर कन्वीनियंट डे टू डे आप vocab में यूज़ करने लगोगे. एपिटम हो गया, देन देर आर सो मेनी वर्ड्स आई हैव गिवन टुडे, एक्सटैटिक, एलेट, बहुत सारे वर्ड्स हैं. सो आप उसको आज से डेली लाइफ में यूज़ करो, इनकलकेट करो उस चीज़ को. ठीक है, इफ़ यू जेन्युइनली फाउंड दिस सेशन हेल्पफुल, मेक श्योर to hit the like button, share it with your friends, and don't forget to subscribe to Legit Pleb. Okay, I hope this is clear to everyone, and thank you so much for learning with me. I'll see you in the next vocabulary session with another exciting set of words. Until then, keep learning, keep growing, and most importantly, guys, believe in yourself. Okay, take care everyone. Bye bye.